रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। छी छी छी, मुझे ये सब खाने की आदत नहीं है। हे भगवान, मुझे इस घर में शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं आगे जाकर भी क्या क्या देखने को मिलेगा। बहू शांत हो जा, ऐसा भी कुछ गलत नहीं बना खाने में जो तू ऐसे चिल्लाकर छी छी बोल रही है। और एक बात तो तूने सच कही, तुझे इस घर में शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, अब आप तो यही कहोगी कि मेरी शादी नहीं हुई होती तो अच्छा होता, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, बिना आवाज के एडजस्ट करेंगे। अब मैं अपने लिए प्योर वेज खाना बनाऊंगी और राहुल जी आप भी मेरे साथ वही खाएंगे। क्यों? अब राहुल क्यों तुम्हारे साथ खाना खाएगा? इसे यही खाना खाने दे बहू। कम से कम मेरे बेटे को तो बख्श दो, उस पर तरस खा। उसे मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है। माँ जी, आपके हाथ का खाना उन्हें तो क्या, किसी को भी पसंद नहीं है। सच में वेज खाने के नाम पर आप हम सबको जहर खिलाती हो सके तो हमें माफ करो, लेकिन हमें आपके हाथ का खाना नहीं खा सकते हैं। जिया अपनी सास कमला के साथ आए दिन बिना बात की लड़ाई किया करती, क्योंकि उसे उसकी सास कमला ने उसके बेटे के लिए खुद पसंद किया था, इसलिए उसके सारे नखरे भी वही झेलती। अब बेचारी कमला करे तो क्या करे, हड्डी जो गले में फंसी थी। तो आइए देखते हैं प्योर वेज खाने वाली बहू के कितने नखरे हैं। बात कुछ महीनों पहले की है, जब कमला अपनी बहू जिया का गृह प्रवेश कर रही होती है। आओ बहू आओ, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। हाय, मेरी बहू को किसी की नजर न लग जाए। माँ जल्दी करो, बहुत गर्मी लगे शेरवानी में। अरे मुझसे गर्मी की ताप नहीं सही जा रही माँ। आप हो कि पता नहीं नई नई चीजें किए जा रही हो। आजा अब, और बहू को भी अपने कमरे में ले जा। कल बहू के आने की खुशी में वेज खाने का इंतजाम किया है। क्यों बहू, तुझे पसंद तो है ना वेज खाना? माँ जी, मुझे वेज खाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे वेज खाना बहुत पसंद है, लेकिन वेज में प्योर वेज होना चाहिए, वरना मुझे पसंद नहीं है। ये कैसी बात कर रही है? प्योर वेज कैसा होता है? हमने तो आज तक नहीं सुना। वेज में भी प्योर और नॉन प्योर होता है भला? माँ जी, प्योर वेज खाना होता है। मैं आपको एक दिन जरूर बना के खिलाऊंगी, तब आप भी उस खाने की दीवानी हो जाओगी, देख लेना आप। अगर आप दोनों सास बहू की कथा अगर समाप्त हो चुकी हो तो जिया कमरे में चले, और अगर तुम्हें और बातें करनी है ना तो तुम बातें करो, लेकिन बाद में मुझे मत पुकारना कि राहुल मुझे लेने आ जाओ। हाँ बहू, तू भी जा, आराम कर, वरना देर हो जाएगी सुबह उठने में। मुझसे भी अब ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ा जाता। तू जा राहुल के साथ ही। जिया अपनी सास के कहने पर अपने कमरे में जाकर आराम करती है और सुबह उठकर सज सवर कर नीचे रसोई में आती है। तभी वहाँ अपनी सास को उसकी पड़ोसन कुंती से बात करते हुए देखकर कहती है, माँ जी, ये कौन है? कल शादी में तो इन्हें देखा नहीं था। नमस्ते आंटी, मैं जिया, इस घर की बहू। और आप? नमस्ते बेटा, और मेरा नाम कुंती है। मैं इस घर की सबसे पुरानी पड़ोसन हूँ। और रही कल, मैं शादी में क्यों नहीं दिखी, वो क्या है ना बहू, मुझे ज्यादा भीड़ भाड़ जगह पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हारी शादी में नहीं गई। अच्छा जी, कोई बात नहीं। वैसे माँ जी, मैं भी क्या बनाऊँ खाने में? वो क्या है ना, टाइम हो गया है और अभी तक शायद आपने कुछ खाया भी नहीं होगा। अरे नहीं बहू, मैंने चाय पी ली थी। तू मेरी चिंता मत किया कर। मेरा क्या है, जब भी वक्त मिलता है मैं चाय बनाकर पी लेती हूँ, लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं किया। ठीक है माँ जी, बता दीजिए कि मैं क्या बनाऊँ नाश्ते में जो आपको पसंद हो। बहू, ब्रेड और अंडा बना ले, ताकि जल्दी भी बन जाए और तुझे आराम मिल जाए। और ये अंडा भुर्जी और ब्रेड बना देना, उसे बहुत पसंद है। हे भगवान, ये क्या खा रहे हैं वेज के नाम पे? मुझे पूरा किचन धोना पड़ेगा, फिर जाकर ही कुछ बनाऊंगी अपने लिए। क्या हुआ बहू, वेज खाना है सोचकर घबरा गई क्या? क्या करूँ बहू, हम ऐसा ही खाते हैं। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो बता देना। ठीक है माँ जी, मैं आपको बता दूंगी मुझे किन सब चीजों से परेशानी हो रही है। और कांता चाची, आप क्या लेंगी नाश्ते में? ना बहू, तुम्हारा बनता मुंह देखकर ही खाने का मन नहीं कर रहा मेरा। वैसे भी मैं अपने घर से नाश्ता करके ही आई हूँ। कमला की बात सुनकर जिया गुस्से में मुंह बनाकर रसोई में चली जाती है और अपनी सास और पति के लिए उनका मनपसंद नाश्ता तैयार करती है। और कुछ ही देर बाद जिया अपनी साड़ी को कमर में कसकर रसोई की सफाई करती है। पूरी रसोई में पानी पानी बिखरा था। तभी वहाँ राहुल आता है और फिसल कर गिर जाता है। ओ माँ, मर गया यार, है मेरी कमर टूट गई। अरे कोई तो उठाओ यार। अरे रे रे, कैसे गिर जाते हो? देखकर नहीं चला जाता आपसे?
बस आंखें ही बड़ी बड़ी हैं, लेकिन दिखता कुछ नहीं है आपको। क्या जरूरत थी आपको यहाँ आने की? अरे बाद में सुना लेना, पहले उठाओ तो मुझे। कब तक मैं ऐसे जमीन पे पड़ा रहूंगा यार। आया माँ कहाँ है, बुलाओ उनको। अब उनकी भी कमर तुड़वानी है क्या? मैं उठा देती हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ कर उठ जाइए। तुम यहाँ किचन में पानी इतना करके क्यों बैठी हुई हो? देखो मैं कैसे गिर गया यार। आय हाय। और अगर माँ गिर जाती, उन्हें चोट लग जाती तो? उनका सोचा तुमने? तो क्या अब मैं घर में नॉनवेज बनाऊंगी? मुझे रसोई साफ करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मैं ऐसे खुद के लिए खाना नहीं बना सकती। क्यों खुद के लिए ऐसे खाने नहीं बना सकती? इससे क्या मतलब है तुम्हारा? इस घर में सुबह सुबह अंडा बना है। आपकी माँ वेज खाना खाती है ऐसा कहा था, लेकिन वेज के नाम पे अंडा खाया जा रहा है। ये कैसा वेज खाना है? और मैंने अंडा बनाया था और रसोई घर अशुद्ध हो गया, इसीलिए किचन धो रही हूँ। लेकिन अंडे से तुम्हें क्या दिक्कत है? ये तो वेज होते हैं और हम वेज अंडे खा सकते हैं। मैं भी खाता हूँ। ठीक है आप अंडा खाओ, लेकिन आज के बाद मेरे करीब मत आना। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मुझे नहीं पसंद ऐसे वेज खाना। अगर आपको भी मेरे जैसे प्योर वेज खाना है ना तो बताओ, वरना आज के बाद बाहर ही सोना। जिया की बात सुनकर अब राहुल भी अंडे खाना छोड़ देता है, लेकिन जिया की सास अंडे खाना नहीं छोड़ती। ऐसे ही हर रोज हुआ करता। कमला खुद के लिए अंडे बनवाती तो उधर जिया पूरी रसोई को धो दिया करती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और प्योर वेज खाने वाली बहू भी अपने नखरे हर रोज दिखाया करती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसके घर कमला की ननद सुनीता आती है और जिया को रसोई धोते हुए देखकर कहती है, अरे ये क्या कर रही है बहू? रसोई सुबह धोया जाता है, इतने वक्त पर नहीं। बुआ जी, मैंने रसोई घर सुबह धोया था, लेकिन आप सभी लोग वेज के नाम पे अंडा खाते हो और मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मुझे ये अंडे वाली रसोई पसंद नहीं है, इसीलिए रसोई धो रही हूँ, फिर नाश्ता बनाऊंगी। आय हाय, ये कैसे नखरे हैं तेरे? वेज के नाम पे इतने चोचले? बहू ससुराल में है, वेज खाने के पीछे इतने चोचले सही नहीं होते। बुआ जी, वेज नहीं प्योर वेज खाने वाली बहू हूँ मैं। मुझे प्योर वेज खाना ही पसंद है। हाय राम, ये कैसे नखरे हैं बहू तेरे? कुछ तो लिहाज कर ले हमारा भी। अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? कोई कुछ नहीं सोचेगा, बस यही कहेगा बहू अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखती है, साफ सफाई के साथ। बस कर बहू, तेरे इतने नखरे हैं। अगर पहले पता होता तो मैं कभी नहीं आती तेरे घर। सुनीता इतना कहकर वहाँ से ही चली जाती है और जिया भी रसोई साफ करने के बाद नाश्ता तैयार करती है। कुछ देर बाद सुनीता भी अपनी भाभी के प्योर वेज खाने वाली बहू के नखरे देखकर अपने घर वापस लौट आती है और कमला गुस्से में अपनी बहू से कहती है, बहू आज पहली बार ऐसा हुआ है, मेरी ननद आई और चली गई। तू अपनी आदत बदल ले। वेज खाना हम भी खाते हैं, लेकिन इतना नखरे हमारे नहीं है। माँ जी, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप खुद की रसोई अलग कर लो, या फिर मेरे साथ मेरे जैसा प्योर वेज खाना खाओ। बेचारी कमला को भी अब अंडे को करना पड़ता है अलविदा प्योर वेज खाने वाली बहू के नखरों के सामने। और अब सह परिवार को मिलजुल कर प्योर वेज खाना खाने में बहुत आनंद आया करता। राजवीर अपने बड़े भाई दिनेश के साथ उनके क्लिनिक पर कंपाउंडर का काम किया करता था। दिनेश एक बहुत अच्छा और MBBS डॉक्टर था। उसने लोगों के नज़र में अपनी बहुत अच्छी छवि बना रखी थी, लेकिन कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद उसका क्लिनिक उसका छोटा भाई राजवीर संभालता था। लेकिन उसके पास MBBS की डिग्री ना होने की वजह से उसकी पत्नी सारिका को अपने पति को लेकर हमेशा डर लगा रहता था। ऐसे ही एक रोज राजवीर अपनी क्लिनिक से घर वापस आता है, तभी सारिका उसे रोकते हुए कहती है, देखिए, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप ये क्लिनिक बंद कर दीजिए। मुझे आपको लेकर हमेशा से डर लगा रहता है कि कहीं अगर किसी को पता चल गया कि आप अपने बड़े भाई के नाम पर डिग्री का इस्तेमाल करके अपने क्लिनिक चला रहे हैं, वरना आप एक झोला छाप डॉक्टर हैं। तुमको शर्म नहीं आती अपने पति को झोला छाप डॉक्टर बोलते हुए? तुम ये मत बोलो, इसी झोला छाप डॉक्टर की वजह से ना तुम शहर में रहकर यहाँ की सारी सुविधाओं का ना मजा उठा रही हो, वरना गांव में रहकर ना गोबर के उपले बना रही होती अभी। मेरे लिए तो वही अच्छा होता। जेल में रहकर वहाँ की रोटी तोड़ने से अच्छा है उपले बनाना। आप जो ये इलीगल काम कर रहे हैं ना, वो सही नहीं है। अगर कहीं फंस गए ना तो निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
यार तुम कितनी डरपोक इंसान हो। भाई साहब को गए हुए ना कितना समय हो गया, तब से उनकी डिग्री का ना इस्तेमाल करके ना मैं क्लिनिक चला रहा हूँ। अगर अभी तक पता नहीं चला है तो आगे भी किसी को पता नहीं चलेगा। और वैसे भी तुम या मैं कौन सा सबको बताने जा रहे हैं कि मेरे पास जो डिग्री MBBS की वो नकली है। आपकी बात सही है, लेकिन वो काम करना ही क्यों जिसे सोच सोच कर खुद का ही जीना हराम हो जाए। ये काम तो तुम्हारा है, तुम सोच सोच कर ना खुद का जीना हराम करियो, वरना खाओ पियो आराम करो। अब तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं कमरे में जाऊं, क्योंकि पूरे दिन काम करके ना बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। राजवीर इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। सारिका अपने पति राजवीर को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी पत्नी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसे ही एक रोज सारिका हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है, तभी उसकी सहेली नीलू उसके घर आती है, जिसे देखकर सारिका कहती है, क्या बात है, आज तो बड़े लोग आए हैं मेरे घर में। आज तुझे कैसे फुर्सत मिल गई मेरे घर आने की? मुझे पहले ही पता था कि तू मुझे देखते ही अपने तानों की बारिश शुरू कर देगी, लेकिन मैं आज तेरे ताने सुनने के मूड में नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, ताने नहीं मारूंगी। बता ना क्या बात है, क्यों परेशान है तू? क्या बताऊँ यार, वही पुरानी प्रॉब्लम है। मैंने अपने पति को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन कोई भी उनको ठीक नहीं कर पाया। कोई समझ ही नहीं पा रहा कि उनको परेशानी क्या है। ऐसा क्या हो गया भाई साहब को जो डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा? किसी अच्छे डॉक्टर से दिखवा लेना। तुझे क्या लगता है कि मैं अपने पति की इतनी बुरी हालत देखकर मैं शांत बैठी हुई हूँ? मैं परेशान नहीं हूँ, या मैं अच्छे डॉक्टर की तलाश नहीं कर रही हूँ? नहीं नहीं, तू गलत समझ रही है। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब था, तेरी तो बहुत अच्छे लोगों से जान पहचान है, उन्हीं से पता कर ले, शायद वही तेरी कोई मदद कर दे। क्या बोलूं यार, सब बस मेरे हालातों का मजाक बनाना जानते हैं। या तो सबको बस पैसे चाहिए, काम के समय कोई काम नहीं आता। सारिका और नीलू आपस में बातें ही कर रहे होते हैं। तभी अचानक नीलू की नजर राजवीर की MBBS की डिग्री पर जाती है, जिसे देखकर वो अपनी दोस्त सारिका से कहती है, सारिका, तेरे पति भी डॉक्टर है? तूने मुझे बताया भी नहीं। मैं इतने दिनों से अच्छे डॉक्टर के लिए परेशान हूँ, उसके बाद भी तूने मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा। हो सकता है जो कोई डॉक्टर नहीं कर पाया वो तेरे पति कर पाए, शायद वही ठीक कर दे मेरे पति को। वो मैं अब इसे क्या ही बताऊं कि मेरे पति कोई MBBS डॉक्टर नहीं, बल्कि गांव के झोला छाप डॉक्टर हैं, जो कि अपने बड़े भाई की डिग्री पर कमा खा रहे हैं। मैं तुझे बताने ही वाली थी यार, लेकिन रहने दे तू। हो सकता है तो ये सोच रही होगी कहीं मैं अपने पति का इलाज तेरे पति से फ्री में न करवाऊं और तेरा नुकसान हो जाए। तू भी ना कैसी बातें कर रही है। तू मेरे बारे में इतना छोटा सोचती है, कभी मौका ही नहीं मिला यार बताने को, इसलिए नहीं बताया। ठीक है, फिर मैं कल ही अपने पति को तेरे पति के क्लिनिक पर लेकर आऊंगी। शायद जो बड़े बड़े डॉक्टर ना कर पाए वो तेरे पति कर दे। तू मुझे उनका एड्रेस दे दे बस। नीलू इतना कहकर सारिका से उसके पति के क्लिनिक का एड्रेस लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन वो अपने पति को लेकर राजवीर की क्लिनिक पर आती है और उसे अपने पति के बारे में सारी बातें बताकर उसका इलाज शुरू करवा देती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ उसके इलाज करने से नीलू का पति बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। ये सब देखकर कहीं ना कहीं सारिका को भी अपने पति पर भी भरोसा होने लगता है और वो अपने पति को झोला छाप होने का ताना मारना कम कर देती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज आधी रात को सारिका के दरवाजे की डोरबेल बजती है। तभी सारिका जाकर दरवाजा खोलती है और सामने अपनी पड़ोसन नंदिनी को खड़ा देखकर कहती है, नंदिनी जी, आप इतनी रात को हमारे घर, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं सारिका, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हारे पति घर पर हैं क्या? अगर हैं तो उनको मेरे साथ भेज दो मेरे घर। हाँ, आज राजवीर जी घर पर ही हैं। क्या हुआ? अब बहुत घबराई हुई लग रही हैं। कुछ हुआ है क्या? हाँ सारिका, अचानक मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम जल्दी से अपने पति को मेरे साथ भेज दो। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत करिए, आप अपने घर चलिए, मैं राजवीर जी को लेकर अभी आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। नंदिनी इतना कहकर अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सारिका अपने पति राजवीर को लेकर नंदिनी के घर पहुंचती है और राजवीर जल्दी से नंदिनी के बेटे का चेकअप करके उसे दवाई देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह
वो जल्दी उठकर अपने क्लिनिक चला जाता है। तभी अचानक रसोई में काम करते हुए सारिका को बाहर से शोर सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो अपने घर के दरवाजे तक जाती है और अपनी पड़ोसन नंदनी को मोहल्ले वालों से बोलते हुए सुनती है। देखो मोहल्ले वालों, सारिका के पति ने मेरे बेटे का कैसा इलाज किया है। पूरे बदन पर उसके लाल लाल निशान हो गए हैं। पता नहीं किस बात का MBBS डॉक्टर है। मुझे तो ये कोई झोला छाप डॉक्टर लगता है। इसे तो मैं इसकी क्लिनिक जाकर बताती हूँ। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं इसका क्लिनिक ही बंद करवा दूंगी। अपनी पड़ोसन नंदिनी की बात सुनकर सारिका बहुत डर जाती है और उसके पहुंचने से पहले अपने पति की क्लिनिक पर जाकर उसे सारी बात बताते हुए गुस्से में कहती है। आज वही हो गया जिस चीज का मुझे हमेशा से डर था। आपकी दवा से नन्नी के बेटे की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और वो गुस्से में अपने साथ मोहल्ले वालों को लेकर आपके क्लिनिक पर आ रही है। आज उसको ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा कि आप कोई MBBS डॉक्टर नहीं बल्कि गांव के एक झोला छाप डॉक्टर हो, जो अपने बड़े भाई की डिग्री का इस्तेमाल करके ये क्लिनिक चला रहे हो। ये तुम क्या कह रही हो? अगर ऐसा है ना तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ यार, मैंने दवा बिल्कुल सही दी थी। सारिका और राजवीर की सारी बातें क्लिनिक से बाहर खड़ी उसकी पड़ोसन नंदिनी सुन लेती है, जिसके बाद वो अंदर आकर कहती है। अब समझ आया मेरे बेटे की तबीयत ठीक होने की जगह खराब कैसे हो गई। मैंने तो ऐसे ही बोला था, लेकिन तुम तो सच में ही झोला छाप डॉक्टर निकले। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। नंदिनी इतना कहकर पुलिस को कॉल करके बुलाती है और उन्हें राजवीर के झोला छाप डॉक्टर होने की सच्चाई बता देती है। साथ ही अपने बेटे की बिगड़ी हुई हालत का इल्जाम भी उसके ऊपर ही लगा देती है, जिसे सुनने के बाद पुलिस राजवीर का नकली डॉक्टर का लाइसेंस रद्द कर देती है और उसकी क्लिनिक पर छापा मारकर उसे सील कर देती है। इस तरह से झोला छाप डॉक्टर का नकली क्लिनिक हमेशा के लिए बंद हो जाता है। भावना अपनी बेटी वंदना की शादी के लिए रिश्ता तलाश रही थी। वो चाहती थी कि उसकी बेटी एक बहुत अच्छे परिवार में जाए। कुछ दिनों बाद भावना के घर एक नीलम नाम की औरत अपने बेटे के साथ आती है। भावना और नीलम दोनों अपने बच्चों का रिश्ता पक्का करने के लिए मिले थे। नीलम का बेटा समीर भी वहीं था। सब आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ भावना की बेटी वंदना सबके लिए मटके में खिचड़ी लेकर आती है, जिसे देखकर नीलम कहती है। अरे बेटा, ये क्या मटके में क्या लेकर आ रही है तू? रिश्ते के लिए आए हैं, तू मटके में क्या ला रही है? चाय पानी लेकर आना चाहिए था ना तुझे। जी, इसे खिचड़ी बहुत ही पसंद है और खिचड़ी तो सेहत के लिए भी अच्छी होती है, इसलिए सबके लिए खिचड़ी ही लेकर आ गई। तो प्लेट में लेकर आती ना, लेकिन ये तो मटके में लेकर आ रही है। और मटके में खिचड़ी, ये आज तक कभी सुना नहीं। ये तो कुछ नया ही आया है। शायद आपको पता नहीं है, मटका खिचड़ी ही नहीं और भी बहुत चीजें हैं जो मटके और कुल्हड़ में बनती हैं। मटके में बनी खिचड़ी का स्वाद ही अलग होता है। आप खाकर बताओ कैसी बनी है। ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को सेहत से ज्यादा स्वाद ही चाहिए और तुम तो सेहत और स्वाद दोनों को ही एक बराबर करके चल रही हो। क्यों माँ? अरे पहले खा तो ले हम, फिर तो पता चलेगा ना इसका स्वाद कैसा है। बिना खाए तारीफों के पुल थोड़ी बांध देंगे। जी बहन जी, लीजिए खाइए, वरना सबको खिचड़ी दे बेटा। सभी लोग वहाँ मटका खिचड़ी खाने लगते हैं। जैसे ही सब लोग मटका खिचड़ी खाते हैं, वो खिचड़ी नीलम को बहुत अच्छी लगती है और वो बोलती है। सच में ये तो बहुत ही अच्छी बनी है। मुझे नहीं पता था मटका खिचड़ी भी होती है, और वो भी इतनी स्वादिष्ट। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी होने वाली बहू को इतनी अच्छी खिचड़ी बनाने आती है। होने वाली बहू मतलब आपको वंदना पसंद है? हाँ, मुझे तो वंदना बहुत ही पसंद है, और बस समीर को भी वंदना पसंद होनी चाहिए ना। हमारे पसंद होने से क्या होता है, बच्चों को भी तो एक दूसरे को पसंद होना जरूरी है। हाँ हाँ, बात तो आप सही ही कह रही हो। आखिर वो बच्चों को ही साथ रहना है पूरी जिंदगी, तो उनकी मर्जी जानना भी तो जरूरी है ना। बताओ समीर बेटा, तुम्हें वंदना पसंद है ना? जी जी, माँ को पसंद है और मुझे भी पसंद ही है, तो रिश्ता तो पक्का है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों को वंदना पसंद है, हमें भी आपका लड़का समीर बहुत ही पसंद है। तो अब रिश्ता पक्का हो ही गया है। पंडित जी से तारीख निकलवा कर जल्दी ही शादी करवा देंगे दोनों की। जी जी, आप सही बोल रही हो। अब तो बस शहनाई बजने का इंतजार है, फिर हम अपनी बहू को अपने घर लेकर चले जाएंगे। सभी आपस में बातें करने लगते हैं और शादी की तारीख भी फिक्स कर देते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों के घरों में रौनक लगी हुई थी। धीरे धीरे शादी का दिन आता है और भावना अपनी बेटी की शादी समीर से कर देती है। यहाँ वंदना शादी करके ससुराल आती है।
तो नीलम वंदना का स्वागत करती है और सब अपने अपने कमरों में आराम करने जाते हैं। अगले दिन जब वंदना की पहली रसोई थी तो वंदना सबके लिए मटका खिचड़ी ही बनाती है। थोड़ी देर बाद समीर और नीलम दोनों खाना खाने के लिए आते हैं। तभी वंदना दोनों को मटका खिचड़ी परोसती है, जिसे देखकर नीलम कहती है, अरे बहू ये क्या है, आज तेरी पहली रसोई है और तूने आज के दिन ही मटका खिचड़ी बनाकर रख दी। हाँ माँ जी, वो शादी के चक्कर में इतने दिनों से ही दोनों घरों में बाहर का खाना पीना तो हो ही रहा था, तो मुझे लगा कि अब खिचड़ी ही बना देती हूँ सबके लिए, अच्छा हो जाएगा। हाँ बहू तेरी बात तो सही है कि इतने दिनों से हम अनाप शनाप खा रहे थे तो अब कुछ हल्का खाना चाहिए, लेकिन आज तेरी पहली रसोई है, इसमें तो कुछ अच्छा ही बनाना चाहिए था ना। हाँ माँ जी, लेकिन आप अच्छा तो रोज ही खा लेती हो, तो कभी कभी सादा खाना भी खाना चाहिए ना। और खिचड़ी से हल्का और सादा खाना कुछ और हो सकता है भला? नहीं, खिचड़ी तो सबसे अच्छा ही होता है खाने में, पर अभी घर पर 4 लोग आएंगे तो क्या तू तब भी उनको ये मटका खिचड़ी ही बनाकर खिलाती रहेगी? सबको तो नहीं खिला सकती ना तू, तब तो कुछ अच्छा बनाना ही पड़ेगा। माँ, दूसरों को भी खिचड़ी खिलाने में क्या प्रॉब्लम है? उनके लिए तो अच्छा ही होगा। जैसे आप लोगों को मटका खिचड़ी नहीं पता थी, अब पता चल गई, वैसे ही उन्हें भी पता चल जाएगी ना। बहू मैं तुझे क्या बोल रही हूँ और तू क्या समझ रही है, मेरी बात ध्यान से सुन। माँ रहने दो ना, वैसे भी जब मेहमान आएंगे तब उनके लिए कुछ बाहर से मंगवा लेंगे, अभी जो है हमारे पास वही खाते हैं ना। और आपको तो वंदना के हाथ के मटका खिचड़ी इतनी अच्छी लगती है, तो बस अब आराम से बैठकर खिचड़ी ही खाओ। आओ वंदना, तुम भी हमारे साथ ही बैठकर खाना खाओ। समीर सबको चुप करवाता है और सब एक साथ खाना खाने लगते हैं। नीलम को वंदना की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि वो अपनी पहली रसोई के समय भी खाने में खिचड़ी लेकर आई, लेकिन वो अपने बेटे की बात सुनकर चुप रह जाती है और खाना खाने लगती है। धीरे धीरे करके दिन निकलते हैं। वंदना आए दिन रोज रोज खुद भी मटका खिचड़ी बनाती और सबको खाने को देती। जब वंदना का ये रोज रोज का ही हो रहा था, तो एक दिन नीलम परेशान होकर वंदना से कहती है, बहू मुझे पता है तुझे मटका खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सबको ही तेरी ये मटका खिचड़ी पसंद आए, इसलिए अब घर में कुछ और भी बना दिया कर। माँ जी, मैं तो वही बनाती हूँ ना जो सबके लिए अच्छा होता है। ये मटका खिचड़ी भले ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन फायदा तो सबका होता है ना इसे खाकर। अरे जब से तू आई है ना इस घर में बहू बनकर, तेरे साथ साथ हम सबने भी बस मटका खिचड़ी ही खाई है, बाकी सब चीजों का स्वाद तो जैसे भूल ही गए हैं कि कैसा होता है, इसलिए बस कर अब। फिर तो ये और भी अच्छी बात है कि आप बाकी चीजों का स्वाद भूल गए हो। इसमें अच्छा क्या है जरा बताइयो, तेरी वजह से अब हम बस ये मटका खिचड़ी ही खा रहे हैं। माँ जी, भले ही मेरी वजह से खिचड़ी खा रहे हैं आप लोग, लेकिन अब आप बाकी चीजों का स्वाद तो भूल गई हैं, तो वो खाने का भी मन नहीं करेगा ना, इसलिए ही तो अच्छा हुआ। बस कर तू अब, बहुत हो गई तेरी मटका खिचड़ी। उस दिन समीर भी बेचारा जबरदस्ती ही खा रहा था, तूने उसे टिफिन में भी यही दिया था ना। अब अगर तुझे मटका खिचड़ी खानी है तो खुद खा, हमें खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने लिए और समीर के लिए खुद खाना बना लूंगी। लेकिन माँ जी, मेरे होते हुए आप खाना क्यों बनाओगी? मैं हूँ ना यहाँ। तू है तभी तो मुझे बनाना पड़ रहा है। अब हमसे तो तेरी ये मटका खिचड़ी नहीं खाई जाएगी, और तू मटका खिचड़ी के अलावा कुछ और बनाने से रही तो यही सही, मैं खुद ही बना लूंगी। नीलम इतना बोलकर अब आगे से वंदना की बनाई हुई मटका खिचड़ी को ना ही खुद खाती और अब ना ही अपना बेटे समीर को खाने देती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। नीलम दोनों के लिए खुद मिर्च मसाले वाला खाना बनाती है। कुछ दिनों बाद समीर का ये सब खा खा कर पेट दर्द होने लगता है और उसके पेट में गैस बन जाती है। समीर अपनी माँ और बीवी के पास जाकर कहता है, माँ मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, शायद गैस बन गई है, चला भी नहीं जा रहा है, मैं क्या करूँ? रुक रुक, मैं तेरे लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ, तू वो पिएगा तो तुझे थोड़ा ठीक महसूस होने लगेगा। देखा, ये गैस इसलिए ही बन गई है क्योंकि आप लोग मसाले वाला खाना खाने लग गए हैं। जब तक मेरी बनाई हुई मटका खिचड़ी खा रहे थे तब तक कुछ हुआ था नहीं ना? बहू तुझे अभी सब बोलना है या तेरा मुंह बंद भी होगा? माँ जी, अभी बोलूं या बाद में बोलूं, बात तो वही है ना? हाँ माँ, शायद नीलम सही ही बोल रही है, हमें उसकी बनाई हुई मटका खिचड़ी ही खानी चाहिए थी, कम से कम तबीयत तो ठीक रहती ना। अभी चल, मैं तुझे नींबू पानी और अजवाइन दे देती हूँ, ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर नीलम समीर को अजवाइन देती है, जिसे खाने के थोड़ी देर बाद समीर को अच्छा महसूस होता है। और जब समीर ठीक महसूस करने लगता है तो वो बोलता है,
माँ भले ही हमें खिचड़ी पसंद ना हो, लेकिन अब हम हफ्ते में 3 दिन वंदना की बनाई हुई मटका खिचड़ी ही खाएंगे। हाँ, क्योंकि स्वाद के चक्कर में तबीयत को नुकसान थोड़ी दे सकते हैं हम। चलो माँ जी, आप मेरी बात मानकर हफ्ते में 3 दिन मटका खिचड़ी खाने के लिए मान तो गई हो, तो अब से मैं बाकी के दिन आपकी पसंद का ही खाना बनाऊंगी और खाऊंगी भी। समीर की तबीयत खराब होने से सबको वंदना की बनाई मटका खिचड़ी ही खाना सही लगता है और इस तरह घर में मटका खिचड़ी बनने के साथ साथ और तरह के पकवान भी कम मिर्च मसाले के साथ वंदना बनाने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।